हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश आज फिर आपके डिमांड पर पॉलिटिकल साइंस का भाग लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द कैरियर हब पर प्राप्त होगी। ओके, अब चैप्टर्स को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। और आपको पता होगा कि संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में हमारा राष्ट्रपति का आता है, जो आज की डेट में आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स को दे दे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, चाहे बीपीएससी दे दे, यूपीएससी दे दे, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे दे, उसमें आपको इसके बारे में पूछता ही ये क्वेश्चंस है। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति क्या है भैया राष्ट्रपति? तो आपके घर का मुखिया कौन होता है? तो आपके पिताजी, दादाजी, कोई भी एक होते होंगे। उसी तरह राष्ट्रपति हमारे देश, हमारे राष्ट्र का मुखिया होता है, यानी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो इसको कहते हैं, लेकिन अब फिर से बात रुक जाता है कि यहाँ पर बात आता है क्वेश्चन ऑलवेज कि राष्ट्रपति का वर्णन, राष्ट्रपति चैप्टर का वर्णन किस भाग में है भैया, किस भाग में है? अब हमको यही पता नहीं होगा। एक एग्जाम में नंबर चल गया, अब आ गया राष्ट्रपति का वर्णन निम्नलिखित में से किस भाग में है? भाग 3, भाग 5, भाग 7, भाग 8। अब आप सोचो कितने में, ठीक है? तो क्या होगा नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। अब क्वेश्चन ये चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में मैं पढ़ा रहा था, प्रथम से बता, लेकिन अब पूरा मैं जानकारी देते हुए बढ़ रहा हूँ कि इसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। प्लस अब आप सोचेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है, तो राष्ट्रपति कितने से कितने आर्टिकल्स, कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के जितने भी भाग के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो अलग ही चीज़ है। क्योंकि भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में, आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसको कार्यपालिका के वर्णन में हम और आप ये नहीं समझेंगे कि कार्यपालिका का वर्णन किया गया है तो सिर्फ कार्यपालिका कौन? एग्जीक्यूटिव। दोनों में अंतर होता है सर, एक चीज़ याद रखेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका वे जो हमारे लिए कार्य करे, न्यायपालिका जहाँ से हमें न्याय मिलता है, जस्टिस, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है वो कार्यपालिका। अब क्वेश्चन सी आ जाता है, कितने से इतने आते हैं। इसके अंदर हमारे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभी के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं इसमें तो इम्पोर्टेंस जब हम लोग देखते हैं तो इसमें आता है आर्टिकल 52 से लेकर 52 टू 62। इतने आर्टिकल्स के बीच में हमारे पूरे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। इतने से इतने आर्टिकल्स के बीच में हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। 52 में क्या होता है, 53 में क्या होता है, 54 में क्या होता है, हर के बारे में मैं बताऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ। मैं हर चीज़ को फॉलो ऑन करूंगा, बट आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन सी आ जाता है कि राष्ट्रपति जो हमारा होता है वे कौन होता है? राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका का प्रधान होता है। बट लग गया, अरे अब क्यों लग गया सर? बट हमारा क्यों लग गया? वट लगना तो जरूरी नहीं था। तो बट इसलिए लगता है कि कार्यपालिका का प्रधान तो जरूर होता है,
बट उसके कार्यों का निर्वहन उसके द्वारा नहीं कर मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। पहले देखते होंगे राजा महाराजा बैठे हुए हैं, महामंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति वही वर्क करते थे, राजा तो सिर्फ बैठ के हुक्म देते थे। बट यहाँ पर हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास उतनी पावर्स नहीं होती जितने कि हमारे मंत्रिपरिषद के पास होती है। क्लियर है। अब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को एक औपचारिक प्रधान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग एक औपचारिक प्रधान के रूप में जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक औपचारिक क्या होता है, प्रधान होता है। और वो कहा जाए कि इसके कार्यपालिका का या औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन, हमारा मंत्रिपरिषद होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, हमारा मंत्री परिषद होता है, जो सारे कार्यों का निर्वहन करता है। तो सिंपल सा हम लोग बात कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद का हेड कौन, प्रधानमंत्री। यानी कि सिंपल सा चीज़ हम लोग जान गए हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान के रूप में, वास्तविक एक्चुअल के रूप में हमारा कौन आ जाता है, तो एक्चुअल प्रधान के रूप में हमारा आ जाते हैं मंत्रिपरिषद। यानी सिंपल भैया, हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, तो प्रेसिडेंट कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट। सुनाई नहीं दिया, जोर से, हाँ। अब क्वेश्चन ये भी है कि इस बंदे को, राष्ट्रपति को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति को हम लोग संवैधानिक प्रधान के नाम से भी जानते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति को हम लोग संवैधानिक प्रधान के रूप में भी जानते हैं। संवैधानिक प्रधान कहने का मतलब ये कि एकलौता ये व्यक्ति होता है जो संविधान का मुखिया होता है, जो संविधान के ऊपर जिसका कानून चलता है, सब चीज़ चलता है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति जो होते हैं, क्या राष्ट्रपति के काम थोड़े से होते नहीं। राष्ट्रपति के कार्य के बारे में अगर बोला जाए तो मान लिया जाए भारत अमेरिका के साथ किसी प्रकार की डील कर रहा है, भारत रसिया के साथ किसी प्रकार की डील कर रहा है, भारत किसी प्रकार का समझौता चाइना के साथ कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब किसी देश के साथ समझौता कर रहा है, चाहे भारत में किसी भी प्रकार का प्रपोजल्स आ रहा है या कोई भी एक्ट आ रहा है, वो किसके नाम से संबोधित होता है, वो किसके नाम से इशू होता है। ये सारे प्रपोजल्स, ये सारे चीज़ किसके नाम से इशू होगा, तो ये सारे चीज़ इशू होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से इसलिए क्योंकि वो देश का राजा है, वो देश का प्रथम व्यक्ति है। देव देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, उनकी तो इज्जत करनी हमारे और आपका ही कर्तव्य है। जब दोनों मिलकर व्यक्ति का कर्तव्य को निभाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट छोटा सा हम लोग और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अलग तरीके से भी पढ़ेंगे। तो वो छोटा सा पॉइंट्स क्या है वे देखते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, एक कोई सबको जानते होंगे कि लघु संविधान एक को कहा जाता है, लघु संविधान किसे कहा जाता है, लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 को जाना जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि यह सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे किया गया था। इसमें बहुत सारे चीज़ को जोड़ा गया था और घटाया गया था। इसमें यह कह दिया गया था, इसमें सिंपल सा अगर हम लोग देख लें तो राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह कहा क्या गया इसमें कि हमारा जो हमारे जो राष्ट्रपति होंगे, हमारे जो राष्ट्रपति होंगे वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे।
कहना कि यह है कि 1976 से पहले यह जरूरी नहीं था कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात माने, लेकिन इस संविधान संशोधन में यह लागू कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात या सलाह मानने के लिए बोला गया। क्लियर है सर? अब क्वेश्चन ये भी है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के संरक्षक कौन होता है? जो मुखिया होते हैं। आपके परिवार के संरक्षक कौन है? आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, हमारे तो हैं भैया, हमारे यहाँ तो माताजी मेरी हैं, पिताजी हैं, जो भी होंगे वे हमारे परिवार के क्या होंगे? संरक्षक होंगे, मुखिया होते हैं। लेकिन क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन से आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता का प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता का प्रतीक है? भैया अब सोचे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता का प्रतीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनता का प्रतीक है? तो निम्नलिखित में से कौन? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो निम्नलिखित में से कौन है भैया? तो राष्ट्रपति, यानी कि हमारे जो ये राष्ट्रपति भैया हैं, ये क्या हैं? भारतीय जनता के प्रतीक हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये यहाँ तक तो हमारा ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग अब बात करते हैं अब आर्टिकल्स बाय आर्टिकल्स। आर्टिकल में हम लोग आते हैं, जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अगर बाय द वे आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। आज बात करते हैं आर्टिकल 52। आपको पता है कि भाग 5 जो है संविधान का कैसा भाग है? तो भारतीय संविधान के सबसे बड़े भाग को कहते हैं भाग 5, जो आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। उसी में से पहले आर्टिकल राष्ट्रपति से शुरू होता है। पहला आर्टिकल राष्ट्रपति से शुरू होता है। आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे तो ही ना पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा सर। ठीक है सर? पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने के लिए आलस छोड़ना पड़ता है। आलस छोड़ेंगे तो ही पढ़ाई होगा। ठीक है? और हमारे देश के राष्ट्रपति कोई छोटे मोटे नहीं थे। आपको पता होगा कि हमारे देश के एक महान राष्ट्रपति भी हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो भी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक थे। तो कहता है आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है संविधान में आर्टिकल 52? संविधान का आर्टिकल 52 क्या कहता है? कहता है सर कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान से सुनेंगे एकदम चिल्ड माइंड। जब आप चिल्ड रहोगे याद भी जल्दी होगा। मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम्स में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, हमें याद होगा तो एग्जाम खुद ब खुद पॉकेट में होगा। एग्जाम्स पॉकेट में आपको रखना मेरा काम है। और मैं इतना तो बात ज़रूर बोलूँगा कि आप जब पूरे के पूरे मेरा राष्ट्रपति का जब पूरा वीडियो देखेंगे तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको तो इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको आने वाले कुछ समय में जो है आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं और मार्केबल क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका। ध्यान से सुनिएगा, संघ का मतलब पूरा भारत के लिए बात हो रहा है।
संघ की कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में वो निहित होती है। द ऑल पावर has given to the president and the all power has the given to the president। हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं सर। सबको अपने अपने कर्म करते रहते हैं, कर्म करने के बाद मेहनत भी करना पड़ता है, उसी मेहनत के ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो क्या संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तो उसका उपयोग, उसका प्रयोग राष्ट्रपति खुद करता है? क्या उसका उपयोग, क्या उसका प्रयोग राष्ट्रपति खुद करता है? तो कहेंगे क्या वह खुद करता है? तो हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं हाँ। तो जिसके हम लोग सिंपल से अगर बात कर लें तो यहाँ पे एक पॉइंट्स हम लोग इसे जोड़ देते हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारी द्वारा करवाता है। ध्यान से सुनेंगे तो आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करवाता है, जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करवाता है। फिर से सुन लेंगे, राष्ट्रपति जो में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करवाता है। क्लियर है? कोई सर दिक्कत? एनी डाउट? नो। चले ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे आता हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अगर बात कर ले तो आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? आर्टिकल 54। क्लियर है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ध्यान से सुनेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद नहीं किसी को होता है। 90% बंदे ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो भाग वो लेते हैं, वे लेते हैं। कौन लेते हैं? मैं समझाता हूँ, ये देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्वाचक मंडल का गठन
होता है। फिर से सुनिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्वाचक मंडल का गठन होता है, इलेक्टोरल बेस्ड। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो हमारा निर्वाचक मंडल होता है, ये निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, बस पूरे वीडियो में बस ध्यान से सुनिए। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। इस विधानसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें राज्यों एवं संघ प्रदेश, दिल्ली एवं पुडुचेरी, यानी सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जिसमें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश में 2 ही जगह विधानसभा है, जहाँ पर अभी दिल्ली और पुडुचेरी है, ठीक है, वो उनको भी शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें 2 तरह के, अब क्वेश्चन देखिएगा कि किसी भी हाउस में यहाँ पर लेते हैं हम, लिख दिए। अब एक चीज़ आप समझेंगे, कौन भाग लेते हैं, मनोनीत या चयनित। फिर से सुनेंगे, मनोनीत या चयनित, जिसे हम लोग निर्वाचित कहते हैं, जिसे हम लोग चुनाव में जिताते हैं। मनोनीत नहीं, निर्वाचित भी बोल सकते हैं, चयनित या निर्वाचित। तो देखेंगे कौन, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य एक होते हैं मनोनीत सदस्य, एक होते हैं क्या, मनोनीत सदस्य। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हु इज द पार्टिसिपेट, तो राज्यसभा, लोकसभा एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे इलेक्टेड होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड। तो ओनली पार्टिसिपेट इज द नॉमिनेटेड मेंबर। नो ना, नहीं सर, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द इलेक्टेड मेंबर, यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसमें कुल 12, इसमें कुल 2, और हर एक विधानसभा में एक मेंबर को, करीबन एक मेंबर को कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल करता है, जो राष्ट्रपति का होता है। यानी सिंपल सा अगर हम लोग देख लें तो इसमें सिर्फ इन तीनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको ही शामिल किया जाता है। और आप कहोगे कैसे, क्यों, क्या, तो वो अलग चीज़ है। पहले जब हमारा इलेक्शन होता था उसमें ये देते थे सिर्फ राज्य के विधानसभा, लेकिन 70वें संविधान संशोधन में इन दोनों को भी शामिल किया गया। 70वें संविधान संशोधन के बाद इन दोनों को भी इसमें शामिल किया गया कि इस लोग भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं। इसके कारण ये हमारा हुआ। अभी भी ऐसा नहीं समझ लेंगे कि ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस ध्यान से सुनेंगे। इस पूरे निर्वाचक जो मंडल होता है, ये जो पूरा निर्वाचक जो मंडल होता है,
इस पूरे निर्वाचक मंडल में से कम से कम, इस पूरे निर्वाचक मंडल में से कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक जो प्रस्ताव को रखते हैं, जो प्रपोजल्स को प्रेजेंट करते हैं कि मेरे तरफ से भैया सोनिया गांधी खड़ा होंगी, कांग्रेस बोल रहा है, और इधर से बीजेपी बोलने रहा कि नहीं मेरे तरफ से भैया अमित शाह खड़ा होंगे। अब दोनों तरफ से खड़ा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, दोनों तरफ से इसके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए प्रपोजल्स रखने के लिए? 50 मेंबर्स चाहिए। और इन 50 मेंबर्स के ऊपर में मिनिमम जो हैं 50 मेंबर चाहिए जो इसको सपोर्ट करे, जो अनुमोदक हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अनुमोदक यानी सपोर्टर और हो। इन दोनों के इस पे क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लियर है? अभी ऐसा मत समझेंगे कि आर्टिकल 54 खत्म हुआ, आर्टिकल 54 अभी और भी है, और मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 54 और है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। क्लियर है सर? बिठाऊँ? देखेंगे इसके बाद हर बंदे को कहीं ना कहीं पर इलेक्शन लड़ता है उसे जमानत की कुछ राशि देनी पड़ती है। हर बंदे को इलेक्शन लड़ने के लिए जमानत की कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, कुछ राशि देनी पड़ती है। तो ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारे राष्ट्रपति होंगे उन्हें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करा, सिंपल से सुनेंगे, आरबीआई में 15,000 रुपया क्या करना होता है? 15,000 रुपये क्या करना है? जमा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। जमा करना पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जमानत राशि। जमानत राशि। इस जमानत राशि के ऊपर कंडीशन ये बनता है, एक रेशियो बांध दिया जाता है। अगर उस रेशियो के ऊपर में वह व्यक्ति वोटिंग नहीं करता है, उस रेशियो के ऊपर में उसे वोट नहीं मिलता है, उसके वोट को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है या उसके जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन से है कि कितने परसेंट पे सर? जितने भी वैध मत होते हैं, मालूम है? वैध मत की 1/6 अगर कोई प्राप्त कर लेता है, या इससे ऊपर करता है तो जीतने की तो बात लगी, लेकिन अगर 1/6 प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है? वापस। लेकिन अगर 1/6 हासिल नहीं करता है तो, अगर 1/6 हासिल नहीं करता है तो क्या होगा? जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। फिर से सुनेंगे, अगर नहीं करता है तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के बारे में बोला जाता है, क्या कोई भी एक राष्ट्रपति जो होता है वह एक ही बार इलेक्शन लड़ सकता है? वो दोबारा लड़ सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है? तो हाँ, भारत में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति चाहे जब तक चाहे तब तक इलेक्शन लड़ सकता है और उसे जीतता तो उसे राष्ट्रपति पद पर ही बैठना होता है। जो आर्टिकल 52 कहता है, पुनः
निर्वाचन का अधिकार देता है, पुनः निर्वाचन का अधिकार देता है, जिसमें कहता है क्या, राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति, राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार भी हो वह राष्ट्रपति बन सकता है। यह कौन कहता है, हमारा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 जस्ट इज द पार्ट ऑफ द 54 एंड 55 इज द both इज द ब्रदर्स। तो क्या कहता है, होगा। अब क्वेश्चन ये भी होने वाला है, इलेक्शंस में बात हम लोग अगर कर लें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार की अगर फॉल्ट मिलती है या किसी भी प्रकार की कोई उलझन होती है या कुछ गलती होती है, राष्ट्रपति, ध्यान से सुनेंगे फिर, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, किसी भी प्रकार की गलती या किसी प्रकार बवाल हो जाए या कोई विवाद आ जाए तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है भैया, बोलो 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 बोलो, तुम राइट बोले हो भैया, उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का नंबर 1 कोर्ट करता है ना, क्लियर है। अब हम लोग सिंपल सा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अलग ही चीज़ हो जाता है, को चैलेंज किया गया, सब चीज़ क्या विवाद किया गया। अगर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन से एक बंदे ने पूछ रहा था मेरे से, कल एक बता रहा था तो मैं क्वेश्चन पूछा एक लड़के ने, मेरे को लगा अच्छा आप लोगों को भी शेयर कर लेता हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर बाय द वे मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को न्यायालय के द्वारा जो वोट मिला चाहे कुछ भी हुआ उसे अवैध घोषित किया, यानी कि उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य जितने भी हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्या उसको रद्द कर दिया जाएगा। फिर तो सुनेंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसकी योग्यता को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो क्या उसके कार्य को भी, तो नहीं सर, उसके कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, उसके कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी होगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जितने भी व्यक्ति वोट डालते हैं, जितने भी व्यक्ति वोटिंग करते हैं, तो क्या हर एक राज्य के बंदे जो होते हैं उनके मतों का जो नंबर होती है, जो मतों, प्रत्येक सदस्य के मतों का जो मूल्य होता है वो क्या इक्वल होता है। फिर सुनिए, क्या उनके मतों की संख्या या मतों का मूल्य इक्वल होता है, तो आप और हम क्या कहेंगे, नहीं सर, राइट सर, इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। उसको उसके द्वारा यानी हमारे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों के मतों को गिनती के लिए, मतों को पता करने के लिए कि कितना मत पड़ा कितना नहीं पड़ा, इसको पता करने के लिए हमें अलग जो होता है, कहना है कि अलग ही क्या कहें, एक अलग मेथड यूज़ किया गया, जिससे 2 तरह के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। उन दोनों तरह के मेथड्स का यूज़ अभी हम लोग आपके सामने करने जा रहे हैं, सो देखें। ओके, सारे का सारा टॉपिक राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति पुनः इलेक्शन लड़ सकता है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जो रूल्स बता रहे हैं वे 2 रूल्स होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ भी पता करते हैं।
यानी कि सदस्यों के मतों का मूल्य सदस्यों के मतों का मूल्य दो सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सदस्यों के मतों का मूल्य, सदस्यों के मतों का मूल्य दो सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाता है। कितने सिद्धांतों के आधार पर? दो सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो दो सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। प्रथम सिद्धांत क्या, सेकंड सिद्धांत क्या, तो दोनों में अंतर क्या है उसके बात करते हैं। किसी भी राज्य या संघीय प्रदेश, किसी भी राज्य या संघीय प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या या मत की संख्या लिख सकते हैं, जिसको अंडर ब्रैकेट हम लोग मूल्य कह सकते हैं। ये सर एक तरह से समझ लिया जाए, एक फॉर्मूला है, सूत्र है। इसके लिए हम क्या देते हैं? सूत्र देते हैं। सूत्र क्या होगा? राज्य एवं संघ प्रदेश की संख्या एवं ना लिखे, एवं अच्छा नहीं लगता। ये राज्य या संघ प्रदेश की संख्या नहीं ना सर, संख्या। क्या संख्या? कुछ नहीं, जनसंख्या की जनसंख्या बटा जनसंख्या, राज्य या संघ प्रदेश की जनसंख्या बटा ध्यान से सुनेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं, जनसंख्या बटा क्या होगा? तो यहां होगा राज्यों के विधानसभा या के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा या संघ प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग्य 1000। समझिएगा सर, कहता है पहला फॉर्मूला क्या? राज्य या संघ प्रदेशों की जनसंख्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या ना, कुल जनसंख्या बटा राज्यों की, राज्य की बात करें तो राज्य का विधानसभा, संघ की बात करेंगे तो संघ का विधानसभा। उसमें कौन आएंगे? निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य, जिसको हम लोग भाग किससे देंगे? भाग 1000, भाग का 1000। वाह,
अब एग्जाम्पल देते हैं, कैसे समझिएगा एग्जाम्पल, वो समझते हैं सर। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे हैं, मान लिया जाए हमारा ही स्टेट ले लेते हैं, एक एक्यूरेट पॉपुलेशन ना लेके मैं एक ऐसा पॉपुलेशन लूँगा जिससे कि आपको यह पता चले कि क्या होगा। एक्यूरेट, फिर से सुनिएगा, एक्यूरेट पॉपुलेशन नहीं लूँगा, कुछ एक ऐसा लूँगा जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि क्या होना है नहीं होना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है वो नहीं है, यानी किसी भी राज्य के या संघीय प्रदेश के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या या मूल्य। फॉर्मूला राज्य संघ प्रदेशों की जनसंख्या, तो जनसंख्या हम मान लेते हैं 24300, फिर 00 ले लेते हैं। चलिए आपके लिए खुशी के लिए 00 और ले लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर? बिहार में सदस्यों की संख्या कुल मान के अगर हम लोग चलते हैं कुछ भी, तो 242 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। एक 2 3 4 5 6, क्लियर है? अब इतना भागे इतना, तो भागे है तो नीचे ही ना आएगा, तो 3 जीरो यहाँ से गया, 3 जीरो यहाँ गया, यानी कितना 1000। यानी कि अगर इसी तरह निकाला जाता है, यानी कि ऊपर में कुल जनसंख्या डालें, नीचे में निर्वाचित सदस्यों की संख्या डालें, भागा 1000, इसको करके निकालें। एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे कि 1000, यानी कि बिहार के एक एमएलए, बिहार के एक एमएलए के मतों की संख्या 1000। भैया इसी तरह निकलता है हर एक स्टेट, हर एक संघ शासित प्रदेशों का। क्लियर है? अब सिद्धांत नंबर 2, अब सिद्धांत नंबर 2 की बात करते हैं, सिद्धांत नंबर 2 की बात करते हैं। ये था हमारा 1, अब 2। संसद के प्रत्येक सदस्यों, सॉरी फिर से लिखा गया, सदस्य के मतों की संख्या, यानी कि मूल्य। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा राज्य विधानसभा या संघ प्रदेश विधानसभा, राज्य विधानसभा, संघ प्रदेश विधानसभा के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग, प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग बटा में क्या आएगा सर? संसद के दोनों सदन
के सदस्यों का कुल संख्या, कुल संख्या नहीं लिखता, संख्या लिखते, अच्छा लगता है। कौन संख्या भैया? निर्वाचित या अनिर्वाचित? तो सदस्यों की, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या अंडर ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे निर्वाचित। पूरे भारत में बहुत सारे राजस्थान परिषद सब जगह का अलग है, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 100, बट इसमें कैसे, इस संसद का बहुत ईजी है, देखेंगे कैसे। लोकसभा टोटल मेंबर 545 -2 = 543। राज्यसभा 245 -12 = 233 677। यही बंदे लोकसभा और राज्यसभा से जाकर करते हैं। यानी कि जितने भी राज्य के एक एमएलए का हम लोग वोटिंग निकालेंगे, इतना उसका मूल्य हुआ, उस मूल्य को पूरे को जोड़कर, और पूरे मूल्य को जब जोड़ लेते हैं, उस पूरे मूल्य को जोड़ने के बाद उसको 776 से भाग देना है। एकदम एक्यूरेट डाटा है। कितने से भाग देना है? 776 से भाग देना है। ठीक है सर, 776 से भाग देना है। चले इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो ये हम लोग इस टॉपिक्स को पूरा समझें। अब क्वेश्चंस में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझा, फिर एक बार रिवीजन्स क्लास में ले लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है सर? आर्टिकल 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका की सारी शक्ति निहित होगी। आर्टिकल 54 और 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया, और यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले थे 1, 2 मतों की, उसके बारे में बताया। ओके, और इसके बाद फिर मैं आर्टिकल 56, 57, 58, 59 के बारे में डिटेलिंग करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट 60 या 61 भी है, इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ, फिर इसी के जस्ट पार्ट 2 में इसके बारे आगे बढ़ाऊँगा। ओके, वीडियो को अच्छे से पूरे देखेंगे। वीडियो को जब पूरा देख लेंगे, अच्छा लगे, एकदम मन से देखेंगे, अच्छा लगे, एक बार जाएंगे, अंगूठा जैसे ऐसे ऊपर होता है ना अंगूठा सर, उसको जाके एक बार धीरे से सटा दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक। उसके बाद यहाँ लाल जो बटन होता है सब्सक्राइब लिखा, उसको करने के बाद उसके बाद घंटी को भी दबा दें, जिससे कि जितने भी हम यूज़फुल कंटेंट के वीडियो बनाते रहेंगे, आपको तुरंत अपडेट मिलता रहेगा। ओके सर, इसके साथ ही जय हिंद।